एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम कॉन्ट के कुछ चीज़ें देखेंगे जिसमें हम राइट सर्कुलर कोन, सफ़ियर, हेमिस्फीयर और फिर हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। आज का लेक्चर हालांकि ज़्यादा लेंथी तो नहीं है लेकिन बहुत इजी और इसमें कुछ फार्मूलाज आपने याद रखनी है, तो वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। देखिए, राइट सर्कुलर कोन बाय इट्स नेम वो कोन होता है जिसका जो एक्सिस ऑफ द कोन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन ऑफ द बेस। देखिए, हमारे पास कोई भी कोन होता है, आपको तो कोन बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हमारे पास जो बच्चियाँ वगैरह होती हैं उनको तो कोन आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। तो कोन आइसक्रीम आपने अक्सर खाया होगा, चाहे इस तरह से आप कोन बनाएं या फिर इस तरह से कोन बनाएं, एक ही बात है। तो ये जो हमारे पास कोन है, ये हमारे पास जो सर्कुलर बेस होता है, ठीक है। अगर हम ये सर्कुलर प्लान लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने सारे जो फिगर्स पढ़े हैं ज्योमेट्री के, तो वो सारे हमारे पास 2D थे। जैसे हमने ट्रायंगल पढ़ा, उसके बाद फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, रेगुलर पॉलीगॉन्स पढ़े, वो सारे हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर्स थे। लेकिन ये हमारे पास कोन जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये जो हमारे पास सर्कुलर बेस है ये 2 डायमेंशनल बेस पे है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अगर इसको हम प्लान ले लेते हैं, तो यहाँ से एक एक्सीज अगर पास होती है इस वर्टेक्स से, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर बनाती है, 90 डिग्री बनाते हैं इस प्लान पे, तो इससे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। या मैं दूसरी ज़बान में आपको बता दूं कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल को अगर हम रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट्स एक्सीज, अगर हम ये एक्सीज माने, तो ये हमें दे देता है एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। समझ आई आपको मेरी बात। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्वेश्चन पूछ भी सकता हूं कि आपको अगर राइट सर्कुलर कोन बनाना होगा तो कौन सी ट्रायंगल को आप रिवॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये राइट सर्कुलर कोन है, तो हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है उसकी वजह से हमारे पास राइट सर्कुलर कोन आ सकता है। समझ आए आपको मेरी बात। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोन में देखना है, ये हमारे पास सर्कुलर बेस है, ठीक है। और ये सॉरी 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 वन यू मी वन सेकंड, ये हमारे पास सर्कुलर बेस है और ये हमारे पास जो है इसकी स्लांट हाइट्स है, इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट है, ठीक है, जो हमारे पास, क्योंकि अगर हम एक्सीज पास करेंगे यहाँ इस वर्टिसेस से तो वो इस तरह से पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये कोइंसिडेंट लाइन्स होते हैं हमारे पास, एक तो ये हाइट भी और ये एक्सीज भी। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये हमारे पास हाइट हुई, इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास रेडियस ऑफ दिस सर्कल होता है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर बेस नीचे होती है तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ दिस सर्कल होता है। अच्छा, अब हम इस कोन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आपको कोन समझ आया, इसमें स्लांट हाइट्स होते हैं, इसमें सर्कुलर बेस होता है। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्लांट हाइट इज द लेंथ ऑफ द साइड फ्रॉम वर्टेक्स टू द सर्कुलर एज। देखिए, अगर हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास सर्कुलर बेस है, अगर हम ये वर्टिस से लेके एक लाइन डाल देते हैं यहाँ तक, तो ये जो लाइन हमारे पास आई इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। तो वर्टिकल वर्टेक्स से लेके हम जब सर्कुलर एज पे एक लाइन डाल देते हैं वो हमारे पास स्लांट हाइट। इसी तरह से अगर हम यहाँ से डालें ये लाइन, तो ये भी हमारे पास स्लांट हाइट बनता है। दूसरा, ऑल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस ऑफ द कोन। वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर, मैंने आपको बताया जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स मीट होती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको क्वाड्रिलेटरल में। तो ये वर्टेक्स से लेके अगर हम बेस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो इस बेस पे जो परपेंडिकुलर पड़ता है इसको हम हाइट कहते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अक्सर हम ऑल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि एनी सेक्शन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन पैरेलल टू द बेस फॉर्म्स सर्कल लाइज ऑन द एक्सीज ऑफ द कोन। देखें, कहते हैं कि अगर हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, अगर हम इसको कहीं पे भी काट देते हैं तो ये हमारे पास हमेशा नीचे सर्कुलर ही बेस बनता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ नीचे किया हुआ है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये भी हमारे पास सर्कुलर बेस बनता है और इसका टॉप भी हमारे पास सर्कुलर बेस ही बनता है। क्लियर। तो वही कहता है कि अगर हम इसको सेक्शंस में काट लेते हैं तो हमारे पास सर्कुलर बेस फॉर्म करता है। अगर हम अलोंग इट्स एक्सीज इसको जो है इसके फ्रैगमेंट्स करते हैं या इसको काट देते हैं, तो सेक्शंस करने की वजह से इसमें हमेशा हमारे पास सर्कुलर बेस ही बनता है।
अच्छा, a section which contains the vertex and two parts of the base, points of the base of the right circular cone is an isosceles triangle। देखें, अब हमारे पास ये जो कोन है, ये कोन देख लीजिए आप। अगर हम इसको इसके ये जो है इस सर्कल का जो है इसका डायमीटर ले लेते हैं, आप अगर देखेंगे तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। ठीक है, ये और ये हमेशा बराबर होंगे, ये हमारे पास स्लांट हाइट्स है। और जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जाहिर सी बात, उसके दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यही कहा जाता है यहाँ पे। एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास कोन्स की कि इसके जो वर्टेक्स से लेके जो इसके एज तक जो हमारे पास हाइट होती है, सॉरी स्लांट हाइट होती है, अगर हम देखेंगे, अगर हम इसकी बिना पे एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमेशा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। लेकिन वो पॉइंट आप नहीं भूलना कि अगर हमने जो है राइट सर्कुलर कोन बनाना है, उसके लिए हमेशा हम राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व करें, तभी हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन बनता है। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ कह रहा था कि अगर हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करें, ठीक है, ये मेरे पास कोन था, एक फुल कोन था, लेकिन मैंने इसको डिवाइड किया सेक्शनल में, दो हिस्सों में काट दिया। तो नीचे वाला जो कोन है, पार्ट है, जिसमें हमारे पास ऊपर भी सर्कुलर टॉप आता है और नीचे भी सर्कुलर बेस आता है, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। मैंने यहाँ पे सर्कुलर कोन नहीं लिखा, आप लिख लीजिए राइट सर्कुलर कोन। तो इसको हम फ्रस्टम कहते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्रस्टम, तो फ्रस्टम हमारे पास पार्ट ऑफ कोन है जिसका टॉप भी हमारे पास और सर्कुलर भी हमारे पास, सॉरी टॉप भी और बेस भी हमारे पास सर्कुलर होते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रस्टम। अपर पार्ट कंटेनिंग द वर्टेक्स, और हमारे पास जो अपर पार्ट बचता है ये भी हमारे पास फिर एक कोन ही रहता है, क्योंकि इसमें वर्टेक्स रहता है, कोन में वर्टेक्स जरूरी है, तो ये हमारे पास कोन ही रहता है, लेकिन इसको हम फ्रस्टम कहते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, दो तीन फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सी फॉर्मूला है। सबसे पहले कि अगर आपने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया देखें आप, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये, यानी कि ये अगर हम इसके इर्द गिर्द देखेंगे, इसके पास ये यानी कि इसके इर्द गिर्द कितना हमारे पास जो है एरिया है, उसको हम राइट सर्कुलर, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कौन है, अगर मैं इसके इर्द गिर्द देखूं कितना एरिया बनता है, तो उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, इसको हम कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे पाई तो आपको पता है 22/7, या फिर आप इसको 3.14 भी ले सकते हैं। आर क्या होता है, ये होता है रेडियस कितना है इस कोन का। तो यहाँ पे अगर आपको रेडियस पता होगा, और एल है हमारे पास स्लांट हाइट, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। अगर आपको ये दो चीज़ें पता होंगे, यानी कि रेडियस पता होगा और आपको स्लांट हाइट पता होगा, तो आप यहाँ से कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया आप कोन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, जाहिर सी बात है टोटल सरफेस एरिया दो चीज़ों का बना होता है, एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा अगर हम इसका इर्द गिर्द एरिया देखेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए। और तो और हमें ये भी देखना है कि इस सर्कल का, ये जो सर्कुलर बेस है, इसका कितना एरिया है, तब जाके हम इसको कहेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया है। मान लीजिए हमारे पास ये जो कोन है, इसको ऊपर से हमने एक ढक्कन बना दिया, हमने ढक्कन का ऐड भी आप ऐड करना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में हम हर एक सरफेस को ऐड करते हैं। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर एल था, और हमारे पास ये बेस जो हमारे पास है, इसका भी एरिया ऐड हो जाएगा, तो वो हमारे पास है, आपको पता है एरिया बी सर्कल किसके बराबर होता है, वो है पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका बना यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। अगर आप यहाँ पे पाई और आर यहाँ पे आप कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एल बचेगा, प्लस यहाँ पे आपने पाई और आर निकाला तो आपके पास एक आर बच जाएगा। पाई आर एल प्लस आर आपके पास बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया अब याद रहा आपको, आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन राइट सर्कुलर कोन पता चला। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि वॉल्यूम कितना है इस वो जो है, इसकी कैपेसिटी कितनी है इस कोन की, तो वो हम कैसे निकालें। मान लीजिए ये आपके पास कोन है, लेकिन आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम, ठीक है, ये कोन वाले आइसक्रीम में कितना आइसक्रीम आ जाएगा, उससे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, या अगर आप समझे इस तरह से कि इस कोन को बनाने के लिए हमें कितना जो है मटेरियल लगेगा, उसको हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हम ये सोचेंगे कि इसको बनाने के लिए कितना जो है मटेरियल लगेगा,
फॉर एग्जाम्पल हम कागज़ का कोन बनाते हैं तो इसमें कितना कागज़ लगेगा, वो हमारे पास हुआ लिटल सरफेस एरिया। लेकिन हम ऊपर से ढक्कन भी बनाते हैं इसका, तो वो हुआ हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हुई ये चीज़। और वॉल्यूम आपने याद रखना है, इसमें कितनी कैपेसिटी है। तो कितनी कैपेसिटी आपके सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन की, उसके लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच है इसका वॉल्यूम। तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया आपने याद रखा, तो वो आपके पास पाई आर एल है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसका जो बेस था उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इस सर्कुलर कोन का, वो है हमारे पास पाई आर एल। तो इनको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास बनता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। और अगर आपका इसका वॉल्यूम पूछा जाता है वो है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, अगर पूछा जाए, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी इक्वेशन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस पर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगी। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसकी इक्वेशन क्या है। इसकी इक्वेशन भी आप याद रखें। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ये थीटा है इसको हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है हमारे पास। देखिए, ये अगर हमारे पास कोण है इस तरह से, तो यहाँ पे अगर हाँ ये एंगल, ये जो बनता है एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, इसको हम थीटा कहते हैं। तो ये हमारे पास थीटा है। और एल एम एन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइनस है। जब हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइनस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि एल एम एन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइनस है। और अगर हमारे पास एक लाइन की जो है इक्वेशन है वो है एक्स बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम प्लस जेड बाई एन, तो आप डायरेक्शन के कोसाइनस निकाल सकते हैं। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसी तरह अगर आपने दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वो है एम डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह एन को अगर आपने थर्ड डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो वो है आपके पास एन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपने खाली याद रखना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही आपको बताया है, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन ये वाली इक्वेशन आप याद रखें। ठीक है, आप आसान शब्दों में ये इक्वेशन याद रखें, हो सकता है आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए, तो इस इक्वेशन को आप याद रखें। ठीक है, चलिए, अगर हम इसमें ज़्यादा जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा। इसके बाद है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जहां से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द राइट कोन इफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 9 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया बताना है। इसका मतलब है आपने क्या देखना है, आपने टोटल सरफेस एरिया दिखाना है। ठीक है, हो सकता है कहीं पे मेंशन किया गया हो, कहीं पे ना मेंशन किया गया हो, तो आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर आपको लिटल सरफेस एरिया कहा गया है या कर्व्ड सरफेस एरिया कहा गया है, तो उस टाइम आप जो है कर्व्ड सरफेस एरिया या जिसको हम लिटल सरफेस एरिया कहेंगे तो वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है कोन का, उसके लिए आपको स्लांट हाइट दी गई, उसका रेडियस दिया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपने इसका निकालना है तो आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया आपको, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई के टर्म्स में ही हम निकालेंगे, इससे आसान हो जाएगा हमें। और आर है हमारे पास 6, और यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर की जगह 6 और एल की जगह हम 9 करेंगे सब्स्टिट्यूट। ये हमारे पास स्लांट हाइट दी गई है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 9 + 6 इज़ 15, 15 × 60, 15 × 6 इज़ 90, तो ये आपके पास 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने को मिलेगा। इसके बाद है हमारे पास एक और क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट कोन इफ रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको जो है अभी वॉल्यूम निकालना है कोन का। तो यहाँ पे आपको रेडियस भी दिया गया है, हाइट भी दी गई है। तो सिंपल सी फॉर्मूला है आपके पास 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप जो है रेडियस की जगह 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद हाइट की जगह 8 जो है सब्सटीट्यूट करेंगे। ये आपके पास बना 16, ये आपके पास 8 है। तो ये देख लीजिए आपके पास 16 × 8 इज़ 128, 128 डिवाइड बाई 3 पाई आपके पास बना कितना, 128 डिवाइड बाई 3 पाई आपके पास बना जो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास हमेशा जो है यूनिट क्यूब्स में ही होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, तो आपने ये तीनों फार्मूलाज याद रखने हैं। बिल्कुल आसान सी फार्मूला है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमारे पास जो है
फॉर्मूला वो है पाई आर एल, और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया के लिए कौन सी फॉर्मूला है, पाई आर आर प्लस एल। और इसी तरह हमारे पास जो है वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सी फॉर्मूला है, यहाँ पे खाली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है आपने करनी है, खाली आपने जो है यहाँ पे अलजबरा करना है, प्लस माइनस करना है। इसके बाद आता है हमारे पास स्फीयर। ये था राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के बारे में आपको मैंने बताया क्या कैसे बनता है। अगर हम राइट ट्रायंगल जो होता है हमारे पास, अगर हम इसको एक लेग पे खड़ा करके रिवॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है राइट सर्कुलर कोन। और इसके बाद आता है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर जो होता है, आप मान लीजिए आपके पास कोई फुटबॉल है या वॉलीबॉल है या फिर आपके पास जो है टेनिस बॉल है, इस तरह की चीज़ों को हम स्फीयर कहते हैं। क्या है स्फीयर, थोड़ी सी आपको डेफिनेशन से पता चलेगा। 3 डायमेंशनल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल तो अभी तक हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक शेप दैट हैज़ ऑल इट्स सरफेस पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये आपके पास अगर बॉल होती है, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, तो अगर हम इसका एक जो है इमेजिनरी सेंटर ले लेते हैं, तो सेंटर से हर एक पॉइंट जो है वो बराबर होता है। ठीक है, उसको हम स्फीयर कहते हैं। इसका सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं, ऐसे शेप को हम कहते हैं स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फीयर हुआ। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि इट इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, यानी कि इस ये तो खुरदरा नहीं है, ऐसे नहीं होता है स्फीयर, ऐसे नहीं होता है स्फीयर। स्फीयर जो होता है ये एक सर्कुलर शेप का होता है। इसके सभी पॉइंट्स के सरफेस भी जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास इक्विडिस्टेंट। जैसे हमारे पास सर्कल होता था, वहाँ पे भी हमारे पास सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होते थे, लेकिन सर्कल जो है हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन स्फीयर हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर है। जैसे आपके पास कोई बॉल होती है, अगर आप रिंग लेंगे तो रिंग को आप सर्कल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉल लेंगे ये आपके पास स्फीयर बनता है। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है। ठीक है, खुरदुरा नहीं है। दूसरा, इट्स नॉट अ पॉलीहेड्रन, यानी कि इसमें कोई सरफेसेस वगैरह नहीं होते, इसमें कोई अलग अलग सरफेस, यानी कि अगर आप ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें आप देखेंगे इसमें कितने आपके पास एजेस आते हैं, इसमें 3 एजेस आते हैं। आपके पास स्फीयर में कोई भी एज नहीं आती है, इसलिए इसमें कोई भी जो है एजेस वगैरह नहीं है, तो ये पॉलीहेड्रन नहीं है। और एक पॉइंट ये है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। यू मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, सभी पॉइंट्स जो है सरफेस पे वो इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से। इट हैज़ कांस्टेंट विड्थ एंड सर्कमफ्रेंस। इसका कांस्टेंट एक विड्थ होता है, एक सर्कमफ्रेंस होता है, यानी कि हर एक पॉइंट जो है सरफेस पे वो बराबर दूरी पे होता है, और इसका एक कांस्टेंट सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, एक तरह से बाहर निकला हुआ नहीं होता है, ये हर एक तरह से सिमेट्रिकल होता है, तो इसका एक कॉमन सरकमफ्रेंस है, कांस्टेंट सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्फीयर। अब ये जो स्फीयर है इसमें आपने 3 फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहला कि अगर आपने इसका सरफेस एरिया निकालना होगा स्फीयर का, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली टिक करें किसको, 4 पाई आर स्क्वायर का। इसके बाद है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे हम मान लीजिए ये जो हमारे पास बॉल है, ये हमारे पास जो है एम्प्टी बॉल है। अगर इसमें हम वाटर भर देंगे तो इसकी में कितनी कैपेसिटी है वाटर ऑक्यूपाई करने की, वो कैपेसिटी को ही हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका होता है, उसको अगर हमने कैलकुलेट करना होगा, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे खाली अगर आपको रेडियस पता चलता हो तो रेडियस के बिना पे ही आप सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, रेडियस के बिना पे ही आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। खाली आपको रेडियस मिल जाए तो आप किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया या फिर उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसका इक्वेशन क्या है स्फीयर का। अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो हमारे पास, हालांकि आपको लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इक्वेशन, लेकिन फिर भी आप याद रखें, मैं जो है इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, एक बार आप ये चीज़ें याद रखें, तो ये अगर डायरेक्टली पूछा गया है तो आप इसको कर सकते हैं।
एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है इसका इक्वेशन स्फीयर का, वायर एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर होते हैं एंड आर इज द रेडियस ऑफ एंड आर इज द रेडियस, और आर होता है हमारे पास रेडियस किसका, स्फीयर का। ठीक है, तो हमारे पास जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। अगर ये होंगे हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और आर होगा हमारे पास स्फीयर का रेडियस, तो अगर आपको बताई जाए कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है स्फीयर की, वो है एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये होती है आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर, अगर आपको स्फीयर की इक्वेशन पूछी जाए। थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला याद रखें, हो सकता है डायरेक्टली फॉर्मूला के बेस पे ही क्वेश्चन आ जाए। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इन टर्म्स ऑफ पाई इफ इट्स सरफेस एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको उल्टे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको सरफेस एरिया वही से ही दिया गया हो और आपसे पूछा जाता है कि आप रेडियस दे दें आप हमें इस स्फीयर का। तो यहाँ पे सरफेस एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, अपने रेडियस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू पाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के बिना पे आप जो है रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास सरफेस एरिया दिया गया है दैट इज 36 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 36/4 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 है हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई को इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को इस तरह लाएंगे तो ये हमारे पास रूट बना। ठीक है, तो ये हमारे पास बना आर इक्वल टू, ये हमारे पास बना आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, आर इक्वल टू 9 डिवाइड बाई पाई। ये है ना हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ लाएंगे तो ये हमारे पास रूट बनेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बना 9 डिवाइड बाई पाई। तो अगर आप देखेंगे इसको हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं दोनों का। तो ये स्क्वायर और ये रूट गया, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ पाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका रूट स्क्वायर रूट तो गया लेकिन पाई का स्क्वायर रूट है। तो 3 डिवाइडेड बाई रूट पाई हमारे पास बनता है रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसका सरफेस एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आप लिख सकते हैं, इसका रेडियस है 3 बाई अंडर रूट ऑफ पाई सेंटीमीटर। अच्छा, इसी के साथ साथ आता है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का आधा। तो स्फीयर जो हमारे पास है, स्फीयर का आधा हमारे पास, अगर ये मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक ऊपर वाला हाफ और दूसरा नीचे वाला हाफ। तो ये दोनों हाफ को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास स्फीयर बनता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हेमिस्फीयर जो है इसका सरफेस एरिया क्या है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आपने अभी देखा कि हमारे पास स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप जो है हेमिस्फीयर का देखेंगे तो इसका बना हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का हाफ, तो 2 पाई आर स्क्वायर बनता है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जब हेमिस्फीयर लेता है, इसका ऊपर वाला सरफेस भी बनता है। स्फीयर में ये सरफेस नहीं बनता है, लेकिन हेमिस्फीयर में ये सरफेस बनता है। यानी कि अगर मैंने इस स्फीयर को दो हिस्सों में तकसीम किया, इसका सरफेस एरिया बना 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया बना 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके नीचे भी एक सर्कुलर फेस बना, इसके ऊपर भी एक सर्कुलर फेस बना। हमें पता है कि सर्कुलर फेस का एरिया कितना होता है, वो है पाई आर स्क्वायर। इसी तरह इस सर्कुलर फेस का भी हमारे पास बना पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आपके हेमिस्फीयर का कितना बना, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास बना 3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह इस वाले हेमिस्फीयर का भी आपके पास बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो हमारे पास ऊपर सर्कुलर फेस बना। तो ये आपके पास बनता है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए है
आसान सी फॉर्मूला जो है 3πr²। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगर आप खाली स्फीयर का याद रखें 4πr², आप इसको दो हिस्सों में वहाँ पे तकसीम कीजिए कि हमारे पास एक हिस्से का बनेगा 2πr², लेकिन हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर फेस भी बनता है। वो सर्कुलर फेस का हमारे पास πr² है और हेमिस्फीयर का 2πr² है, तो ये हमारे पास 3πr² बनता है। बिल्कुल आसान सी फॉर्मूला है। हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास सरफेस एरिया 2πr² नहीं बल्कि 3πr² बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर फेस भी बनता है ऊपर। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वहाँ पे हमारे पास है 4/3πr³, लेकिन हेमिस्फीयर का आधा बनेगा वॉल्यूम, इसकी आधी कैपेसिटी होगी, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 4/3πr² का, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आपके पास बनेगा 2/3πr³। तो हेमिस्फीयर का हमारे पास जो है वॉल्यूम वो है 2/3πr³। तो 2/3πr³ आपके पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। ठीक है, इसके लिए भी आप जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करें, खुद आप इसका कुछ रेडियस लें और उसके बाद जो है आप जो है इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, हेमिस्फीयर का भी निकाल सकते हैं और स्फीयर का भी निकाल सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पे एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। वो है, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इस स्फीयर का एक तो सरफेस एरिया निकालना है, दूसरा आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, एक तो सरफेस एरिया निकालना है, दूसरा इसका वॉल्यूम निकालना है। इसके साथ साथ जो है आपने इस स्फीयर को दो हिस्सों में तकसीम किया, अब आपके पास हेमिस्फीयर बचा, तो हेमिस्फीयर का भी आपने इसी रेडियस पे जो है एक तो सरफेस एरिया निकालना है और इसका वॉल्यूम भी निकालना है। ये आपके लिए है होमवर्क कि 4 सेंटीमीटर वाले स्फीयर का आपने एक तो सरफेस एरिया निकालना है, दूसरा इसका वॉल्यूम निकालना है, और तो और हेमिस्फीयर के लिए भी इसी रेडियस पे आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करके देना है और वो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, मैं आपके कमेंट सेक्शन को फॉलो करता हूं, देखता हूं कि आप कमेंट्स में क्या लिखते हैं, तो आपके कमेंट्स में वहां पे देख लूँगा। आप मेंशन कीजिए कि आपने होमवर्क की कि नहीं। इसके बाद आता है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी तक हमने राइट सर्कुलर कोन पढ़ा, उसके बाद हमने देखा बड़ा इजी था हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा स्फीयर, इसके बाद हमने हेमिस्फीयर भी देखा। अब आता है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर विथ सर्कुलर बेसिस एंड पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास दो सर्कुलर बेसिस होते हैं। ठीक है, इन बेसिस, ये जो बेसिस हैं, ये जो दो सर्कल्स हैं एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो यहाँ पे जो सिलेंडर बनता है इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी सिलेंडर हो सकता है, ये हमारे पास एक सर्कल हुआ, दूसरा हमारे पास ये सर्कल हुआ है। अगर आप देखेंगे ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे जो सिलेंडर बनेगा उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको कहते हैं ओब्लिक सिलेंडर। इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे पास वो वाला सिलेंडर होता है जहाँ पे दो सर्कुलर बेसिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक तो टॉप वाली सर्कुलर बेस होती है और नीचे हमारे पास बॉटम वाली सर्कुलर बेस होती है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है और वो लाइन जो इन दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर से पास होती है उसको हम कहते हैं एक्सीस ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, और ये जो हमारे पास इनके दरमियान डिफरेंस रहती है, ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस बनती है, इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अगर अब आपने इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड फेस। ठीक है, सिलेंडर के इर्द गिर्द जो रहता है ये जो सरफेस रहता है इसको हम कहते हैं कर्व्ड फेस, या फिर इसको हम लेटरल फेस भी कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको राइट सर्कुलर कोन में मैंने आपको बताया था, अगर आपने राइट सर्कुलर कोन बनाना है तो क्या करेंगे, आप एक राइट ट्रायंगल को आप जो है रिवॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास आ जाता है राइट सर्कुलर कोन। लेकिन अगर आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है तो उसके लिए आप जो है एक रेक्टेंगल को जो है मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अराउंड इट्स एक्सीस, तो आपके पास बन जाएगा एक राइट सर्कुलर
सिलेंडर। देखिए अगर आप इस सिलेंडर को खोल भी देंगे, कहीं पे काट देंगे, तो आपके पास रेक्टेंगल वापस बनेगा। तो वही है व्हेन, हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कहा ना अगर मैं एग्जामिनर हूँगा तो ये मैं ज़रूर पूछूंगा। यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर भी आपको पूछ सकता हूँ या फिर पैरेललोग्राम पूछूंगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है रेक्टेंगल। व्हेन वी रिवॉल्व रेक्टेंगल अबाउट वन साइड ऑफ द एक्सीस ऑफ रिवोल्यूशन राइट सिलेंडर इज फॉर्म्ड। तो राइट सिलेंडर कैसे बनता है? जब हम रेक्टेंगल को जो है एक साइड पे जो है रिवॉल्व करेंगे अराउंड इट्स एक्सीस। अच्छा, अब देख लीजिए, अब आपके पास जो है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर आपने सिलेंडर का निकालना है, ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो है ऊपर वाले साइड में कोई ढक्कन नहीं है, नीचे वाले साइड में कोई ढक्कन नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे अगर आप आपने कैलकुलेट करना है इसमें कितना मटेरियल लगेगा, इसमें कितना एरिया है, तो आप जाहिर सी बात है आप खाली कर्व्ड सरफेस एरिया ही देखेंगे, इसके इर्द गिर्द कितना मटेरियल लगा हुआ, उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला है, वो है 2πr/h। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास 2πr होता है ना, तो इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, अगर आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इसका मतलब है आपने ऊपर वाले और दूसरे नीचे वाले जो दोनों जो हमारे पास सर्कल्स हैं, यहाँ पे आपने ढक्कन लगा दिए हैं, तो आपने पहले लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद फिर आपने ऊपर वाले सर्कल और उसके बाद नीचे वाले सर्कल का जो है सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे पास पहले ही अभी हमने देखा कि लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास 2πr/h है और सर्कल का हमारे पास एरिया होता है πr²। तो दो सर्कल्स का हमारे पास हुआ 2πr²। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम 2π और r को हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2πr को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा r और यहाँ पे बचा h। तो ये हमारे पास बना फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया के लिए, वो है 2πr इंटू r प्लस h। क्लियर? 2πr इंटू आर प्लस एच आपके पास बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कुलर बेसिस होते हैं और फिर हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस भी होता है। तो इन तीनों को मिला के हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया बनता है 2πr इंटू आर प्लस एच। अच्छा, अब अगर देखें, मान लीजिए ये सिलेंडर में हमने कुछ रखना है, जैसे आपने चावल रखने हैं, इसमें चीनी रखनी है या फिर कोई दूध वगैरह रखना है इस सिलेंडर में, तो देखनी है इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी के लिए आप फॉर्मूला याद रखें, वो है πr²h। ठीक है, तो πr²h है इसकी कैपेसिटी इस सिलेंडर की। अगर आपने इसका वॉल्यूम याद रखना होगा, वो है हमारे पास πr²h। तो ये तीन फॉर्मूले आपने याद रखना है। लेटरल सरफेस एरिया के लिए 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया के लिए एक तो 2πr/h हमारे पास लेटरल है और दो सर्कुलर सरफेसेस का ऐड करना है 2πr²। तो अगर आप इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है πr²h। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखें, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इफ रेडियस इज इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल 30 सेंटीमीटर। आपके पास जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, कैलकुलेट करना है। आपके पास दिया गया है रेडियस 20 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला जो है आपको मैंने दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास है πr²h। तो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो पाई जो हमारे पास है 3.14, या आप इसको पाई की जगह पाई ही रख सकते हैं। और फिर रेडियस हमारे पास है 20, तो 20 का स्क्वायर, हाइट हमारे पास 30 है। तो ये हमारे पास बना 400 और ये हमारे पास बना 30। ये हमारे पास 30 है। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 12,000। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 12,000 पाई के बराबर, अगर वहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 12,000 पाई भी लिख सकते हैं आप। अगर नहीं होगा तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 को 3.14 से, तो आपको मिल जाएगा ये आंसर 37,680। ठीक है, वैसे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, आपको इन टर्म्स ऑफ पाई ही आंसर दिया जाएगा, या फिर आपको बहुत आसान जो है बहुत छोटे छोटे वैल्यूज़ दिए जाएंगे जहाँ पे आप जो है सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अभी जो है आपको मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जहाँ पे आप सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं।
आप जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आप कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया और फिर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई करना है आपने, ठीक है, आसान है आपके लिए। तो रेडियस दिया गया है, पहले केस में 7 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। दूसरे केस में हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तीसरा केस है हमारे पास रेडियस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों क्वेश्चन आप करें और जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आपने इसके आंसर्स क्या निकाले, और फिर जो है मैं आपको बता दूंगा इसके आंसर्स क्या है, करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे ही हमारे ये तीनों जो हमारे पास हमारे सिलेबस में 3 चीज़ें मेंशन की गई थी, सॉरी 4 चीज़ें, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई हैं हमारे। आप सिलेबस में सेकंड पोर्शन में ज़्यादा चीज़ें नहीं रह रहे हैं, इंशाल्लाह हम कुछ 1-2 लेक्चर्स में ही ये इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहीं पे आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, अपना ख्याल रखें, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर एग्ज़ाम आने वाला है तो हम उससे पहले ही आपका जो सिलेबस है कंप्लीट करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। आपको जो है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कुछ लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो मैं मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ जल्द से जल्द आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। बहुत कीमती है आपका वक्त, आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जॉब मिलनी कितनी मुश्किल है, तो इसलिए इस वक्त की कदर कीजिए। आप जो है प्रिपरेशंस में लगे रहें अभी से ही, और जिन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए वो साथ साथ रिविजन्स करें। यही से आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।